स्थायी पूंजी का अर्थ एवं परिभाषा। दो प्रकार की पूंजी होती है, स्थायी एवं कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी से आशय क्या होता है? स्थायी संपत्ति को क्रय करने के लिए किया गया विनियोजन स्थायी पूंजी कहलाता है। स्थायी पूंजी में भूमि, भवन, मशीन, यंत्र, फर्नीचर, वाहन इत्यादि आते हैं। ये वो संपत्तियां होती हैं जो व्यवसाय में लंबे समय तक निरंतर लाभार्जन के लिए उपयोग की जाती हैं। स्थायी संपत्तियों में बड़ी मात्रा में निवेश किया जाता है, अतः इन्हें सोच समझकर निवेश करना चाहिए। एक बार किए गए निवेश में परिवर्तन करना कठिन होता है या हानि उठाना पड़ती है। तो स्थायी पूंजी वह होती है जो स्थायी संपत्तियों को खरीदने में व्यय की जाती है और लंबे समय तक व्यापार में रहती है। इसमें एक बार जब विनियोग कर दिया जाता है तो इसे आसानी से कम ज्यादा नहीं किया जा सकता। अगर अचानक इसे कम करना पड़े तो व्यापार को हानि उठाना पड़ सकती है। अतः ऐसी स्थायी पूंजी के अंतर्गत विनियोग करने से पहले बहुत सोच विचार कर कार्य किया जाना चाहिए। स्थायी पूंजी के प्रकार, दो प्रकार की स्थायी पूंजी होती है, एक वास्तविक और एक होती है अवास्तविक। वास्तविक भूमि, भवन, यंत्र, औजार, मशीनरी, फर्नीचर इत्यादि संपत्तियां, इन्हें विनियोग की गई राशि को वास्तविक कहते हैं, अर्थात जो वास्तव में दिखाई दे रही है, जो टेंजिबल है, विच आर विजिबल। ऐसी दृश्य संपत्तियों को खरीदने में आप जब पैसा लगाते हैं वो वास्तविक पूंजी स्थायी पूंजी कहलाती है, जो दिख रही है। भूमि, भवन, मशीन, औजार, फर्नीचर ये सब दिखते हैं, परंतु अवास्तविक पूंजी वो होती है जैसे ख्याति, पेटेंट, प्रारंभिक व्यय, कॉपीराइट इत्यादि पर किए गए व्यय होते हैं। ये भी स्थायी पूंजी है लेकिन अवास्तविक है, विच आर इंटेंजिबल। गुडविल है और आपकी जो है पेटेंट है, ये वो असेट्स होती है जिनका कोई फिजिकल रूप नहीं होता है, परंतु बड़ी मात्रा में इन पे इन्वेस्ट किया जाता है। तो ऐसी स्थायी संपत्तियां जो दृश्य है, दिखाई दे रही हैं, उनमें जब हम संपत्ति का विनियोग करते हैं, पूंजी का विनियोग करते हैं, स्थायी पूंजी कहलाती हैं। और कोई अदृश्य संपत्तियां जो दिखाई नहीं देती हैं, उन पर जब हम विनियोग करते हैं तो उसे अवास्तविक स्थायी पूंजी कहा जाता है। स्थायी पूंजी की मात्रा को निर्धारित करने वाले तत्व कौन से होते हैं? स्थायी पूंजी कितनी चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए, यह निर्भर करता है व्यवसाय की प्रकृति पर। अगर आपका व्यापार उत्पादन से संबंधित कार्य कर रहा है, निर्माण संबंधी कार्य कर रहा है, तो आपको ज्यादा स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी, क्योंकि उसके लिए आपको मशीनें चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, जगह चाहिए, कारखाना चाहिए, अर्थात आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ी मात्रा में लगेगा, इसलिए ज्यादा आपको स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी। इसके अलावा अगर आप कोई निर्मित माल खरीदते हैं, खरीद करके बेचते हैं, तो उसके लिए आपको कम स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी, क्योंकि उसके लिए आपको बड़ी बड़ी मशीनें या बहुत बड़ा फैक्ट्री जो बिल्डिंग है उसकी आवश्यकता नहीं होगी। व्यवसाय का आकार, अगर व्यापार बड़े स्तर पर है तो ज्यादा आपको स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी, और अगर छोटे लेवल पर आप व्यापार कर रहे हो तो कम स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी। तकनीक का विकल्प, अगर आप अपने व्यापार में नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहते हैं, नई मशीनों का उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको ज्यादा स्थायी पूंजी की जरूरत होगी। और अगर कम या बिना या पुरानी टेक्निक का आप यूज करना चाहते हैं तो कम स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी। विकास की संभावना, जहां लगता है कि हमें भविष्य में अपने व्यापार का और डेवलपमेंट करना है और विकास करना है, तो आपको ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम जो विकास, जो व्यापार हमारा चल रहा है उसी लेवल पर हमारा काम चलता रहे, तो आपको ज्यादा स्थायी पूंजी की आवश्यकता नहीं होगी। जटिल उत्पादन प्रक्रिया, प्रोडक्शन वर्क तो हो रहा है, उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन उत्पादन की जो प्रोसेस है वो कैसी है, किस प्रकार से आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अगर बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड वर्क है, जटिल प्रक्रिया है, लंबी प्रोसेस है, तो आपको फिर उस हिसाब से कारखाने में उत्पादन के लिए मशीनें, उस प्रकार से जगह, उस प्रकार से रॉ मटेरियल, उस प्रकार से लेबर की आवश्यकता होगी। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका ऑयलिंग का काम है, ऑयल कंपनी है, आप खोपरे का गोला, कोकोनट ऑयल आप बनाते हैं, तो आपको खोपरा चाहिए, नारियल चाहिए, नारियल को फिर क्रश किया जाता है,
क्रश करके उसको रिफाइन किया जाता है, रिफाइन करके फिर डिब्बों में बंद किया जाता है। इस प्रकार अलग अलग प्रोसेस के लिए फिर अलग अलग प्लेस चाहिए, मशीनें चाहिए, और भी लॉन्ग प्रोसीजर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में असेट्स की, रिसोर्सेज की जरूरत होगी, इसलिए ज़्यादा स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी। स्थायी पूंजी के स्रोत, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, ये कंपनी अपनी स्थायी पूंजी को किस साधन के द्वारा प्राप्त करती है? बड़ी बड़ी कंपनी में हम देखते हैं कि करोड़ों रुपए की तो मशीनें ही लगी हुई हैं, और इतना बड़ा प्लांट, इतनी बड़ी जमीनें, और करोड़ों अरबों रुपए का डेली संचालन। तो इस प्रकार बड़ी मात्रा में स्थायी पूंजी को प्राप्त करने के स्रोत क्या है, साधन क्या है, कैसे ये पैसे प्राप्त होते हैं इस संस्था को? उसका पहला है अंश पत्रों का निर्गमन करके। कोई भी कंपनी जब अपना प्रोडक्शन कार्य स्टार्ट करती है, उससे पहले वित्त की व्यवस्था के लिए शेयर मार्केट के थ्रू अपने अंश पत्रों का निर्गमन करती है, शेयर इश्यू करती है, मार्केट में बेचती है, लोग शेयर खरीदते हैं, शेयर खरीदकर कंपनी के पास स्थायी पूंजी के लिए पैसे प्राप्त होते हैं। दूसरा निर्गमन, ऋण पत्रों का निर्गमन। अगर कंपनी जनता से कैपिटल के रूप में फंड इकट्ठा करना चाहती है तो शेयर यानी अंश इश्यू करेगी, और जनता से उधार लेना चाहती है, ऋण पत्र के रूप में पैसा जो है ऋण के रूप में राशि एकत्रित करना चाहती है, तो ऋण पत्र यानी डिबेंचर का निर्गमन करती है। जो ऋण पत्र होते हैं वो कंपनी के लेनदार होते हैं, उन्हें कंपनी को समय पर ब्याज चुकाना पड़ता है, पर वो कंपनी के प्रबंध में किसी प्रकार की मीटिंग में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं से ऋण, बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है, उनसे भी उधार पैसा लेकर के कंपनी अपनी वित्तीय स्थिति को सुधार सकती है। लाभ का पुनर्विनियोजन, कंपनी चल रही होती है, बड़ी मात्रा में लाभ होता है, जब वो लाभ वापस से विनियोग कर दिया जाता है तो विनियोग के द्वारा फिर इनकम प्राप्त होती है और कंपनी अपनी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ कर सकती है। बैंक से सार्वधिक ऋण, मतलब बैंक से लंबे समय के लिए एफडी के रूप में। सावधिक ऋण मतलब लोन प्राप्त करना, तो बैंक के माध्यम से भी लोन प्राप्त करके कंपनी अपनी वित्तीय स्थिति को सुधार सकती है। और जन निक्षेप, पब्लिक डिपॉजिट, जैसे हम बैंक में पैसे जमा करते हैं ना, वैसे लोगों से कुछ समय के लिए डिपॉजिट ले सकते हैं और उसमें कंपनी अच्छा रिटर्न देती है, बैंक से ज्यादा रिटर्न देती है, तो लोग आपके यहां पैसा इन्वेस्ट करेंगे। मान लीजिए कंपनी ने एक स्कीम निकाली कि 5,000 रुपए जमा करें, 5 साल बाद आपको कंपनी 8,000 रुपए देगी, यानी 5,000 पर 3,000 का प्रॉफिट, बहुत अच्छा रिटर्न है। हर व्यक्ति सोचेगा कि चलो 5,000 रुपए जमा करना है। तो इस प्रकार लाखों करोड़ों लोग 5-5 हजार रुपए देंगे तो लोगों का डिपॉजिट कंपनी के पास आ जाएगा। निश्चित समय के बाद कंपनी उससे वापस कर सकती है। व्यवसाय के स्वामी के निजी साधन के द्वारा, और व्यापार का जो मालिक होता है वो अपने पर्सनल रिसोर्सेज से भी पैसे प्राप्त कर सकते हैं। और प्रतिभूति ऋण, प्रतिभूति का मतलब सिक्योरिटी के तौर पर भी ऋण प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात कोई संपत्ति गिरवी रखकर, मशीनें गिरवी रखकर, बड़ी स्थायी संपत्ति को गिरवी रख करके कंपनी अपनी स्थायी पूंजी प्राप्त कर सकती है। स्थायी पूंजी के स्रोत के पश्चात हम देखते हैं कि स्थायी पूंजी का क्या महत्व है व्यापार में, उद्योग में। पहला, स्थायी पूंजी का निवेश परिसंपत्तियों में किया जाता है जिनसे भविष्य में लाभ प्राप्त होता है, अर्थात स्थायी संपत्ति जो भी हम, स्थायी पूंजी जो भी हम लगाते हैं वो लगाते हैं स्थायी संपत्ति को खरीदने में, चाहे वो बिल्डिंग हो, मशीन हो, फर्नीचर हो, किसी भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिससे हमें भविष्य में लाभ प्राप्त होता है। स्थायी पूंजी के निवेश से व्यवसाय की भावी अर्जन क्षमता में वृद्धि होती है। स्थायी पूंजी के निवेश से भविष्य में व्यापार की लाभ कमाने की क्षमता बढ़ती है, क्योंकि स्थायी संपत्ति हमारे पास होती है तो हम उसके माध्यम से उसमें जो भी परिवर्तन करना चाहते हैं उस आधार से हम उत्पादन कर सकते हैं और लाभ कमाने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। व्यवसाय की प्रतियोगी क्षमता का निर्माण स्थायी पूंजी में निवेश से होता है। अगर आप कंपटीशन में टिकना चाहते हैं, अच्छा प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो स्थायी पूंजी का बहुत ज्यादा महत्व होता है।
स्थायी पूंजी से व्यापार का विस्तार होता है, डेवलपमेंट होता है। जैसे जैसे हमारे पास फिक्स्ड एसेट डेवलप होती है, उसकी कीमत बढ़ती है, उसके आधार पर हम हमारा उत्पादन बढ़ाते हैं, लाभ होता है, लाभ का विनियोग होता है। इस प्रकार हमारा पूरा आर्थिक विकास तेजी से होने लगता है। स्थायी पूंजी से उत्पादन की नवीन तकनीक लागू की जाती है। स्थायी पूंजी के माध्यम से हम व्यापार में जो मशीनें लगाते हैं वो न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हम यूज कर सकते हैं। नई नई टेक्नोलॉजी का जब हम प्रयोग करते हैं तो हम मॉडर्नाइजेशन के, आधुनिकीकरण के अनुसार उत्पादन करने में सक्षम हो जाते हैं। और स्थायी पूंजी के अभाव में व्यापार की स्थापना नहीं की जा सकती। अगर हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स नहीं, फिक्स कैपिटल नहीं है, तो आप व्यापार की स्थापना के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि पहले आपको जगह चाहिए, मशीनें चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, ऑफिसेज वगैरह, ये कहां से लाएंगे हम? तो जब तक आपका स्थायी पूंजी नहीं होगी आप व्यापार की स्थापना नहीं कर सकते। स्थायी पूंजी से व्यापार की गुडविल में वृद्धि होती है, फेमस होता है, नाम होता है, एक अच्छा कंपनी का जो है रेपुटेशन, क्रेडिट में वृद्धि होती है। व्यवसाय के विकेंद्रीकरण में स्थायी पूंजी सहायक होती है। स्थायी पूंजी के अभाव में कार्यशील पूंजी महत्वहीन हो जाती है। अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, आपके पास ऑफिसेज नहीं है, तो आप कार्यशील पूंजी से क्या करेंगे? कार्यशील पूंजी तो व्यापार को चलाने के लिए होती है, पर सबसे पहले व्यापार चाहिए, उसकी स्थापना के लिए आपको स्थायी संपत्तियां चाहिए, और ये सब आप केवल स्थायी संपत्ति के माध्यम से ही कर सकते हैं। स्थायी पूंजी के पश्चात कार्यशील पूंजी आती है। कार्यशील पूंजी मतलब व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस पूंजी की आवश्यकता होती है उसे कार्यशील पूंजी कहते हैं। कार्यशील पूंजी से व्यवसाय की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जैसे कच्चा माल है, वेतन है, मजदूरी है, किराया है, तैयार माल का स्टॉक है। इन पूंजी का व्यापार में आना जाना चलते रहता है। डेली रूटीन के लिए इनफ्लो आउटफ्लो, आगमन निर्गमन चलता रहता है। माल खरीदना, माल बेचना, किस प्रकार खर्चा करना, यानी पूरे व्यापार को मेंटेन करने के लिए, प्रतिदिन चलाने के लिए, उसकी रूटीन के लिए आपको कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। कार्यशील पूंजी दो प्रकार से होती है, एक नियमित और एक होती है मौसमी। नियमित कार्यशील पूंजी वो होती है जिसका उपयोग हमेशा होता है, फिक्स होता है। आप कुछ काम कर रहे हैं, आपको हमेशा ही रॉ मटेरियल मंगाना पड़ेगा, कच्चा माल बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए कम से कम आपको न्यूनतम पैसे की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी हमेशा। इसलिए ऐसी पूंजी जो निरंतर स्थायी रूप से बिजनेस में चाहिए ही चाहिए, इससे कम पैसा तो व्यापार में कभी होना ही नहीं चाहिए। तो ऐसी पूंजी को हम बोलते हैं स्थायी कार्यशील पूंजी। और मौसमी पूंजी वह होती है जो मौसम के अनुरूप जिस पूंजी की आवश्यकता होती है उसे मौसमी कार्यशील पूंजी कहते हैं। जैसे बरसात के मौसम में छाते का व्यापार, या चीनी कारखाने को गन्ने के मौसम में अत्यधिक मात्रा में कच्चे माल का क्रय करना पड़ता है, अतः उस मौसम के आधार पर अल्पकालीन पूंजी की आवश्यकता उस समय ज्यादा होती है। जिस समय हमारा मौसम है, जिस समय सीजन चल रहा होता है, उस समय ज्यादा से ज्यादा कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है।